जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों मैथ की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। साथियों, यदि आप रेलवे, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी की सभी विषयों की तैयारी चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम सभी विषय एकदम चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से लेकर चल रहे हैं। जैसे कि साथियों आज मैथ की क्लास लेकर आए हैं तो हम बता दें बेसिक वाइज लेकर चल रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट करा रहे हैं जिसका नाम क्या है साथियों, संख्या पद्धति नाम है। संख्या पद्धति, इसमें हम आपको टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 और टाइप 4 भी करवा चुके हैं। आज करवाएंगे टाइप 5 करवाएंगे। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं पर आधारित प्रश्न करवाएंगे। क्या करवाएंगे साथियों? परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं पर आधारित प्रश्न करवाएंगे। इस टाइप से कैसे प्रश्न बनते हैं और एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, सभी प्रश्न हम लेकर आए हैं। तो साथियों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। तो देखिए साथियों पहला प्रश्न क्या दिया, प्रश्नों के ही माध्यम से हम आपको सब समझा देंगे। तो देखिए इससे पहले नीचे दी गई संख्याओं में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या। इस प्रश्न को समझने से पहले आप एक बात समझ लीजिए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है। पहले हम आपको बता चुके हैं कि सम संख्या क्या होती है। सम संख्या वो होती है जो दो से कट जाती है। और विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या वो होती है जो दो से नहीं कटती है। सीधा बात, इतना बात समझ गए। और भाज्य संख्या क्या होती है ये भी हम बता चुके हैं आपको। भाज्य संख्या होती है वो जो एक और स्वयं के अलावा स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से भी कटे, दूसरी संख्या से भी कटे, स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी कटेगी तो वह होगी भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या क्या होगी? अभाज्य संख्या क्या होगी साथियों? अभाज्य संख्या वो होगी जो केवल एक से कटे और स्वयं से कटे। एक और स्वयं से कटे वह संख्या अभाज्य होती है। ये बात तो क्लियर। अब आइए इधर परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या क्या होती है साथियों? परिमेय संख्या क्या होती है भैया? परिमेय संख्या होती है कि जिसको P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता हो। P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन Q बराबर जो नीचे वाला नंबर है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये तो हो गई परिमेय संख्या की परिभाषा। अपरिमेय इसका उल्टा होता है। जैसे कि अपरिमेय संख्या को कैसे लिखा जाएगा? अपरिमेय संख्या को लिखा जाएगा P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते। P बटे Q के रूप में हम नहीं लिख पाएंगे तो वो हो जाएगी अपरिमेय संख्या। जैसे कि √2, √3 हम आपको कंफर्म कर देंगे कि कैसे नहीं लिख पाएंगे इनको और कैसे लिख लेंगे। तो परिमेय संख्याओं के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? कोई माइनस संख्या भी आ सकती है। पूरा पूरा नंबर जैसे कि 1, 2 और 3 कहेंगे सर ये P बटा Q के रूप में क्या? सभी संख्याओं के नीचे कुछ नहीं तो एक होता है, ये हो गया P बटा Q। कुछ नहीं तो एक होगा, ये हो गया P बटा Q। जीरो भी एक परिमेय संख्या है, जीरो के बटा में एक लिख सकते हैं साथियों। तो आप कहेंगे इससे तो सभी संख्याओं में बटा में एक होता है। हम आपको बताएंगे कैसे नहीं होगा। तो पहले इस प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या कहता है प्रश्न। कहता है नीचे दी गई संख्याओं में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या देखिए, परिमेय संख्या अब आपको हम लगे हाथ कर देते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होती, नहीं तो आपको कंफ्यूजन बनी रहेगी। जैसे कि √2 होता है, इसको P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते। कहेंगे सर काहे झूठ बोल रहे हैं, इसके नीचे एक होगा। तो एक होगा, लेकिन सुनिए, जब इसका √2 का हम लोग एक्चुअल वैल्यू निकालने जाएंगे तो ये एक पॉइंट करके कुछ अंक दिए होंगे। यहाँ पर कितने अंक दिए हैं ये हमको जानकारी नहीं हो पाएगी। जब हमको इसकी जानकारी नहीं हो पा रही यहाँ पर अंकों की पॉइंट के बाद, तो यहाँ पर हम एक लिखने के बाद उतने जीरो कैसे बढ़ाएंगे? क्योंकि पॉइंट के बाद जितने नंबर लिखे होते हैं उतने नंबर नीचे उतरते हैं, उतने जीरो। तो जब पॉइंट के बाद हमको नंबर नहीं पता है तो हम जीरो कैसे लिख पाएंगे? यानी कि हमको √2 का एक्चुअल मान भी नहीं पता पॉइंट के बाद, इसीलिए हम इसको P बटा Q के रूप में नहीं लिख पाएंगे। तो इसीलिए यह अपरिमेय संख्या होगी। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो देखिए अब
देखिए वर्गमूल, ये रूट लगा देंगे तो वर्गमूल आ जाएगा, इसका मतलब वर्गमूल, इसका वर्गमूल होता है 12। जब इस पर हम लोग लगाएंगे तो ये साथियों हम इसका एक्चुअल मान नहीं बता पाएंगे, इस पर लगाएंगे इसका भी एक्चुअल मान नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये जो है पूर्ववर्ग संख्याएं नहीं है। तो इसमें साथियों ये तीनों, एक ये और एक ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। केवल इसका वर्गमूल जो है 12 आया है, ये सीधा साधा इसके नीचे यदि हम चाहें एक लिख दें, ये हो गया p बटा q, यानी कि इसका जो वर्गमूल है ये भैया परिमेय संख्या है। समझ गए ना? ऑप्शन ए क्या है? सही जवाब है ऑप्शन ए में दिया गया बात जो है, दी गई संख्या है उसका वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगी। देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, ये रहा। कहता 1/2 प्लस रूट 3 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। जब वो ऐसी बात कहता है तो आपको समझ जाना है कि वो आपसे कह रहा है परमेयीकरण कीजिए। तो परमेयीकरण कैसे किया जाता है? देखिए 1 में जो दिया गया उसे ही को लिखिए। पहले दिया गया 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3 दिया गया, ठीक। परमेयीकरण करने के लिए हमको क्या करना होता है? तो देखिए मैथ का नियम कहता है कि यदि समान संख्या से ऊपर गुणा कर दिया जाए और उसी संख्या से नीचे गुणा कर दिया जाए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। यदि हम ऊपर 2 से गुणा करें और नीचे भी 2 से गुणा कर दे, कटने के बाद एक ही रहेगा, यानी कि फर्क पड़ने वाला नहीं है कोई प्रभाव। तो देखिए परमेयीकरण करने के लिए यहाँ पर जो ये चिन्ह दिया गया है, जैसे कि ये प्लस चिन्ह दिया गया, ये देखिए नीचे वाला चिन्ह जो दिया गया प्लस, तो नंबर वही लेना, बस इसका उल्टा कर देना, साइन माइनस कर देना है, माइनस। जैसे कि 2 माइनस रूट 3 का गुणा ऊपर कर देंगे और 2 माइनस रूट 3 का गुणा नीचे भी कर देंगे। अब आप कहेंगे सर ऐसा करने से हमको फायदा क्या होगा? ऐसा करने से फायदा होगा तभी तो कर रहे हैं। ये इसके साथ गुणा करने, इसके साथ गुणा करके कितना बन जाएगा? ये इसके साथ गुणा करके बन जाएगा भैया उतना ही बन जाएगा, एक का गुणा हो रहा क्योंकि 2 माइनस रूट 3 उतना बन गया। अब नीचे आप गौर करके देखिए, एक सूत्र होता है, एक सूत्र होता है क्या बच्चे? यहां पर देखिए, इस सूत्र को यहां पर देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको क्या लिखा जाता है? एक में लिखा जाता है ए प्लस बी, ए प्लस बी, और एक में क्या लिखा जाता है? ए माइनस बी, एक में लिखा जाता है ए माइनस बी, ठीक। एक में लिखा जाता है ए माइनस बी। तो यहां पर देखिए एक चीज, वही चीज प्लस में है एक बार माइनस, तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब भैया रूट रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर, ठीक। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं। आप कहेंगे यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं हमको, तो देखिए यहां तक आगे देखिए, आगे ये रहा, ऊपर तो वही चल रहा है, ऊपर वही चल रहा है, क्या जो चल रहा था 2 माइनस रूट 3, ये ऊपर चल रहा। जब हम इसको वर्ग करेंगे 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और स्क्वायर से कट जाएगा रूट, तो बचेगा 3। बचेगा क्या मेरे साथियों? बचेगा 3। अब आगे देखिए, ऊपर बचा 2 माइनस रूट 3 और नीचे बचा 4 में से 3 गए तो 1। ये देखिए एक को यदि हम ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, एक को हम ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑप्शन में लिख कर दिया है। देखिए ऐसा ऑप्शन केवल बी ऑप्शन में दिख रहा, 2 माइनस रूट 3, ये हो जाएगा सही जवाब। क्या होगा? सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, ये रहा। कोई अब आ गया ये बार ब्रैकेट यानी कि रिकरिंग वाला प्रश्न। ऐसे प्रश्न की जानकारी हम आपको करवा देते हैं। ये जो ऊपर लाइन खींची है, ये जो ऊपर लाइन खींची है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है, जैसे ये ब्रैकेट होते हैं, जैसे ये ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट और ये होता है मंझला ब्रैकेट, ये होता है बड़ा ब्रैकेट, ये हो गया मंझला और ये हो गया बड़ा। उसी तरीके से ये कौन सा ब्रैकेट है? ये बार ब्रैकेट है। सर ये आप कहेंगे सर ये बार ब्रैकेट का क्या मतलब होता है और ये कब इस्तेमाल किया जाता है? चलिए हम वो बताते हैं। देखिए बच्चा, जैसे हम आपसे कहें कि 10 का भाग 3 से दीजिए, तो आप जाएंगे 10 का भाग 3 से देने, तो आप काटेंगे 3 एकम 3, 3 तिया
9 काटेंगे। फिर बच गया एक, एक जैसे ही बचा तो आप लगा देंगे पॉइंट, कहेंगे हमने एक में जीरो बढ़ा लिया, हो गया 10। तो फिर से 3 तिया 9, फिर से एक बचा, फिर जीरो बढ़ाएंगे, फिर 3 तिया 9, फिर एक बचा, फिर जीरो, फिर एक बचा, फिर लगातार ये 3 आता ही सर चला जा रहा, ये कभी नहीं समाप्त होगा 3। यानी कि ये जो 3 है यही अब बार बार आएगा। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए हम लोगों ने क्या, वैज्ञानिकों ने किया कि ये जो बार बार 3 आ रहा इसको पूरा लिख दीजिए, 3 पॉइंट लगाइए। ये अब बार बार कौन सी संख्या रिपीट हो रही है, कहेंगे सर, आप कहेंगे 3 हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है संख्या 3। तो ठीक है, 3 बार बार हो रही, तो 3 के पॉइंट के बाद वो भी रिपोर्ट हो रही है। तो इसके ऊपर एक बार ब्रैकेट खींच दीजिए, जिसका मतलब होगा ये संख्या बार बार आ रही है। तो इसका मतलब ये हो गया 3.3 के ऊपर बार ब्रैकेट। इसका मतलब क्या हो गया कि यही संख्या जो 3 है ये बार बार रिपीट हो रही है। अब आप समझ गए कि इस बार ब्रैकेट का मतलब क्या होता है। ठीक है सर, तो इसी तरीके से किसी संख्या में भाग दिया गया होगा 0.3 और 23 रिपीट हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, 23 रिपीट हो रहा होगा। तो इसीलिए इस 23 को बार बार रिपीट करके ना सीधा उन्होंने 23 पर लाइन खींच दी है। इसको क्या करना है आपको, P बटा Q के रूप में पहले कन्वर्ट करना है, फिर देखना कौन सी संख्या है। ठीक, तो बार वाले प्रश्न कैसे सॉल्व करना है, तो देखिए, जो पॉइंट के पहले नंबर लिखा है उसको लिखकर आप जोड़ का निशान लगाइए। ये पॉइंट कहां पर होना चाहिए, जहां तक बार ब्रैकेट लगा है। यदि नहीं है तो आपको करना है चाहे गुणा करके भाग करके, तो जैसा प्रश्न आएगा हम आपको बताते जाएंगे वैसे कैसे करना होगा। तो देखिए, 0 के बाद पॉइंट लगा है और बार बाकी सब पे ठीक। बार वाली संख्याओं को ज्यों का त्यों लिख दीजिए, 23 पर लगा है। अब जितनी संख्याओं पर लगा है उतने 9 नीचे उतार दीजिए। आप कहेंगे सर 2 संख्याओं पर बार ब्रैकेट लगा तो इसीलिए मैंने 2 9 नीचे उतार दिए। यदि यहाँ पर कोई 0 के जगह पर कोई संख्या होती तो इसको भिन्न के रूप में हम एलसीएम लेके जोड़ लेते, लेकिन ये 0 है। किसी भी संख्या में 0 जोड़ने और घटाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये क्या हो जाएगी, 23/99। 23/99 क्या है, P बटे Q के रूप में है। P बटे Q के रूप में, और Q 0 भी नहीं। तो P बटा Q के रूप में क्या हो गई, ये हो गई साथियों एक परिमेय संख्या, क्योंकि इसको P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। अब आप समझ गए कि ये जो बार वाली संख्या होती है ये परिमेय संख्या होती है। अब आप लगा दीजिएगा, कभी भी बार वाली संख्या दिखे तो इसको परिमेय संख्या लगाएंगे। समझ गए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है कि √3 प्लस √11 क्या है, एक परिमेय प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो आपको हम एक बात बता दें, यहां पर देखिए क्या जानकारी दी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर की जानकारी दी गई है। यही सूत्र पर काम करेंगे हम लोग। तो इसका सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या होता है, प्लस में b का स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस 2ab। ठीक, 2ab पर काम करेंगे, ये रहा 2ab। ठीक, 2ab इस सूत्र पर काम करेंगे। तो a की जगह पर है 3√3 और b की जगह पर है √11। तो a स्क्वायर का मतलब √3 का स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब √3 का स्क्वायर, फिर प्लस, और b स्क्वायर का मतलब √11 का स्क्वायर, √11 का स्क्वायर, √11 का स्क्वायर। ठीक सर, और प्लस है तो 2 गुणे में है, क्योंकि जब ABCD अक्षर का लगातार अक्षर लिखा हो तो उसके बीच में गुणे का साइन होता है, मैथमेटिक्स में समझ लीजिए। तो a का मतलब √3, a का मतलब √3, और सर a का मतलब √3 और b का मतलब तो आप बता ही चुके √11, गुणे में √11। ठीक, तो देखिए मेरे साथियों, मेरे शेरों, तो रूट से स्क्वायर कटेगा या फिर स्क्वायर से रूट कट जाएगा। ठीक, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। यानी कि ये बचा 3 पूरा और ये बचा 11। अब देखिए यहां पर सारी समस्या हुई, रूट वाला नंबर रूट ही में गुणा होगा, बाकी आप कहें सभी का गुणा कर दे, सबको कर दे, नहीं होगा। रूट वाला नंबर रूट वाले में गुणा होगा, बाकी जो अलग से है वो अलग लिखा रहेगा।
जैसे कि 2 तो अलग से लिखा है, इसका गुणा इनके साथ नहीं हो सकता। ठीक सर। तो रूट वाला नंबर तो होगा 11 तिया 33। ठीक सर, ये रहा 33। ठीक, 33 रहा। अब इसको जोड़ा तो 11 और 3 हो गया 14। 14 प्लस रूट 14 2 रूट 33। क्या आप रूट 33 का एक्चुअल मान बता सकते हैं? नहीं सर, क्योंकि यह किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसीलिए हम रूट 33 का जो मान है वो सही सही नहीं बता सकते। जब सही सही रूट 33 का मान नहीं बता सकते तो इसको हम p बटा q के रूप में भी नहीं लिख पाएंगे, यानी कि ये हो जाएगी एक अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी एक अपरिमेय संख्या। आशा करते हैं आप आसानी से समझ गए होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा। क्या कहता है? ये रहा, कहता है रूट 2 और रूट 3 का गुणनफल क्या होगा, ये बताना है आपको। रूट 2 और रूट 3 का गुणनफल क्या होगा? देखिए रूट 2 ये रहा और गुणे रूट 3। हमने कहा था रूट वाली संख्या का रूट वाली संख्या से गुना हो जाता। 2 तिया 6, 6 हुआ, लेकिन रूट लगा तो रूट लगा रहेगा। क्या भैया आप बताएं ये कौन सी संख्या, क्या रूट 6 का आप सही सही मान बता सकते हैं p बटा q के रूप में? आप कहेंगे सर हम नहीं बता सकते क्योंकि यह इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं बनता है। तो हम कहेंगे कि सर 2 पॉइंट के बाद कोई संख्या आएंगी जिनका हमें अनुमान नहीं। तो ये क्या हो गई? यह भी एक परिमेय संख्या होगी। आपको इससे पता चला कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय संख्या होती है और 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़ भी एक अपरिमेय संख्या होगी और घटाव भी एक अपरिमेय संख्या होगी। समझ गए ना? देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, ये रहा। कहता है सर 5 और 7 के बीच में आने वाली परिमेय संख्याओं की संख्या कितनी होगी? तो एक हमारी बात को यहां पर ध्यान दीजिए कि किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में बच्चा क्या होता है? असीमित 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 परिमेय संख्याएं होती हैं। असीमित परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक, असीमित परिमेय संख्याएं असीमित परिमेय संख्या होती हैं। तो भैया असीमित का मतलब क्या? जिसकी कोई सीमा नहीं, जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते। तो भैया तो अनंत हो जाएगा इसका उत्तर, क्योंकि दो संख्याओं के बीच असीमित या फिर अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं जिसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। क्योंकि ऐसा क्यों होता है आप कहेंगे? क्योंकि मान लिया हमने लगाया 5 और इसके बीच में लगाया एक 6, तो फिर से 6 और 7 के बीच में एक होगी, जो निकालेंगे उन दोनों के बीच में होगी। इसी तरीके से हम जितनी निकालते जाएंगे उन दोनों संख्याओं के बीच में एक संख्या, फिर निकाला फिर उसके बीच में संख्या, यानी कि जितनी निकालते चले जाएंगे उन सभी संख्याओं के बीच में और संख्या उपस्थित होंगी। तो इसी तरह हमारी समस्या जो है निकालने की वो बढ़ती जाएगी और हम अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि उन दोनों संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हैं। तो सीधा अनंत करके उत्तर हम लगाकर चले जाएंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा। अगर एक संख्या पूछे तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन वो ये पूछे कितनी होती है तो भैया हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उनकी संख्या निर्धारित नहीं की जा सकती। कहता है 1/4 और 1/2 मध्य की एक अपरिमेय संख्या बताइए। हम एक अपरिमेय संख्या तो बता सकते हैं, लेकिन संख्याओं की संख्या नहीं बता सकते कि कितनी होंगी, ये नहीं बता सकते। तो हमारी बात को ध्यान दीजिए, यदि कोई संख्या a और b ये दो संख्या हैं, इनके बीच में हमें परिमेय संख्या चाहिए, एक परिमेय संख्या, तो इन दोनों को जोड़ के हम 2 से भाग दे देंगे। औसत सीधा हम उनका निकाल देंगे, वो औसत क्या होगी? उनके बीच की एक परिमेय संख्या होगी। समझ गए ना? तो क्या है देखिए 1/4 और 1/2, इनको सीधा हम 2 से भाग दे देंगे। बटा के नीचे बटा, ये चतुर्थ बटा है, तो जब ऊपर वालों को हम जोड़ेंगे
ऊपर वालों को इनको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, उनको एलसीएम लेके जोड़ेंगे, उनका एलसीएम बनेगा 4, उनका एलसीएम बनेगा 4 और इधर वाला 2 उससे गुना होगा क्योंकि एलसीएम 4 है, तो 2+1, 2+1, और ये जो नीचे बटा के नीचे बटा चल रहा था ये 2 अलग हो जाएगा। ये 2 भैया चतुर्थ मूल है इसीलिए दूसरे मूल से गुणा कर जाएगा, यानी कि क्या होगा, अब ऊपर तो बचा 3, रुक जाइए इसको हम यहां पर लिखते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए इसका जब हम जोड़ेंगे तो एलसीएम आएगा 4, क्या आएगा, आप कहेंगे एलसीएम आएगा 4, और इसीलिए यहां पर 2 है इसीलिए इधर 2 से गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 2, तो इससे हुआ। अब बटा के नीचे बटा चल रहा है 2, ठीक, आपको एलसीएम का जोड़ घटाना आता ही होगा साथियों, ये तो एकदम इजी वाला है, ठीक। ये देखिए चौथा मूल है, ये दूसरे मूल से गुना कर जाएगा। अब देखिए ऊपर 2 और 1 3 हुआ, ठीक सर। अब ये नीचे 4 से गुना कर जाएगा, ये नीचे वाला 2, तो कितना हो जाएगा 3/8, 4 दूनी 8 होता है, कितना हो जाएगा 3/8। क्या कहीं है 3/8, तो कहेंगे हाँ ऑप्शन डी में है 3/8, तो ऑप्शन डी होगा सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, ये रहा, ये बहुत इजी प्रश्न है मित्रों। कहता है कि -40/56 को एक ऐसी संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश 5 हो। अंश का मतलब ऊपर वाली संख्या, जैसे कि 40/56 है वो भी माइनस के साथ, जिसका अंश मतलब ये ऊपर वाली संख्या को अंश कहा जाता है और नीचे वाली संख्या को हर कहा जाता है, तो उसका अंश यानी कि 5 -5 हो। तो ऐसा करने के लिए हमको क्या करना होगा, ऐसा करने के लिए इस -40 और 56 में समान संख्या से भाग देना होगा। देखिए 8 के भाग देने पर ये हो जाएगा 8×5 40, ये 8×7 56, तो बराबर में क्या हो जाएगा 5/7, लेकिन माइनस है तो माइनस लगा रहेगा। अब इस प्रकार देखिए जो हम लेकर आए थे उनका अंश जो है -5 हो गया। ऑप्शन में तो सभी -5 के साथ दिया गया लेकिन नीचे वाली संख्या 7 होनी चाहिए, ऑप्शन सी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, ये देखिए आपसे पूछता है कि ये कैसी संख्या है, ये कैसी संख्या है, 3√5 और √125, √80 बटे में अब आ जाओ √80 प्लस 6√5, ये कैसी संख्या है। तो भैया यहां पर आकर देखिए हम इसका सोल्यूशन करते हैं। इसका क्या करते हैं सोल्यूशन, यहां पर छोड़िए आप यहां पर आइए, पहले देखिए √3 लिखा हुआ है, रूट तो 5 में 3√5 और प्लस में क्या है, प्लस में आप कहेंगे सर √125, तो 125 को बच्चा हम कैसे लिख सकते हैं, 125 को हम लोग लिख सकते हैं 25×5, 25×5 लिख सकते हैं कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर, ठीक। तो ये √80 है, √80 को हम लोग कैसे लिखेंगे, √80 को हम लोग लिख सकते हैं 16×5 = 80, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर ऐसा करने से फायदा क्या होगा, अभी होगा हम बताते हैं। बाकी 6√5 लिखा है उसमें कोई दो राय नहीं, उसको हम किसी भी तरीके से नहीं लिख सकते, जैसा है वैसा ही लिख दिया। अब देखिए क्या फायदा हुआ ऐसा करने से हमको, तो देखिए जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला फिर से हम लिखते हैं यहां से, तो 3√5 तो बच्चा चल ही रहा था, 3√5 चल ही रहा था, क्या 3√5 चल रहा था, ठीक। ये 3√5 चल रहा था, उधर आ जाइए इधर समझते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 3√5 तो चल ही रहा है, 3√5 वैसे लिख दिया। ये देखिए अब आप बताइए प्लस है प्लस, 25 का रूट यानी 25 का वर्गमूल 5 होता तो ये बाहर आ जाएगा 5, और √5 जो है ये 5 किसी का वर्गमूल नहीं होता इसीलिए ये अंदर कैद रहेगा, इसीलिए ये अंदर कैद रहेगा, यानी कि 5√5 आ जाएगा ऊपर। अब इसी तरीके से ये 16 का भैया वर्गमूल होता है 4, तो इसीलिए ये 4 आ जाएगा बाहर, लेकिन 5 का वर्गमूल हमको नहीं पता इसीलिए 5 को हम रूट के अंदर ही छोड़ देंगे। बाकी बचा 6√5, 6√5 जैसा दिया वैसा ही हमने लिख दिया। अब एक बात हमको आप बताएं, अब एक बात आप हमको बताएं, ये
3 बार √5 है, ये 3 बार √5 है और ये 5 बार √5 है। तो ये 3 बार और 5 बार जुड़कर कितना हो जाएगा? जुड़कर हो जाएगा 8√5। 3 बार 8 जैसे होता है 3x और प्लस 5x, तो ये जुड़कर हो जाता है 8x। उसी तरीके से 3√5 और 5√5, हाँ 5√5 जुड़कर क्या हो जाएगा? 8 बार 5 रूट हो जाएगा, क्योंकि 3 बार √5 और 5 बार √5 जुड़कर हो जाएगा 8 बार 5 √5 ना। तो देखिए ऊपर लिखा क्या हमने, इसीलिए हमने ऊपर वाली संख्या को लिखा 8√5, तो ये हो गया 8√5। इसी तरीके से 4 और 6 जुड़कर हो जाएंगे 10√5, 10√5 हो जाएंगे। अब आप अपने रंग रूप में धारण कर लीजिए, ये बटा में तो √5 से कट जाएगा। अब क्या बचा? 10, 8/10, 8/10। अब कहेंगे सर 8/10 देखिए क्या है? एक भैया परिमेय संख्या, क्योंकि पी बट्टा क्यू के रूप में लिखा हुआ और कोई कठिनाई नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है। तो भैया क्या होगा? ये होगा एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ऑप्शन ए सही जवाब। इसको चाहे तो आप और छोटा कर सकते हैं, 2 से काट के, 2 चौकू 8, 2 पंजे 10, यानी कि 4/5। ये भी भैया एक परिमेय संख्या है, इसमें कोई दो राय नहीं। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा। आपको हमने क्या बताया था कि जो संख्या रिपीट हो, इस प्रश्न को देखिए, संख्या 0.232323 को एक परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखा जाएगा? तो हमने क्या कहा था, जब कोई संख्या बार बार रिपीट होती है तो उसमें बार ब्रैकेट लगा दिया जाता है, यानी कि इसको कैसे लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है 0.23 बार बार रिपीट हो रहा तो इसको ऊपर बार ब्रैकेट खींच दिया जाएगा। और हमने आपसे यह भी एक बात बताई थी, इसको बटा के रूप में कन्वर्ट करने के लिए जो पॉइंट के पहले नंबर उसको लिखकर बीच में जोड़ का निशान लगाए, बीच में क्या करें? जोड़ का निशान लगाए। ठीक, जितनी संख्या लिखी हुई है बार ब्रैकेट के ऊपर, बार ब्रैकेट के अंदर लिखी है सर 3, मतलब 2 और 3 23, उतनी लिख के और जितनी संख्याओं के ऊपर बार ब्रैकेट है उतनी ही 9 उतार दीजिए। सर कहेंगे 2 संख्या, एक ये और एक ये, इनके ऊपर बार ब्रैकेट है तो 2 बार 9 नीचे उतार देंगे। अब इनको जोड़ देंगे। यदि ये 0 के जगह पर कोई संख्या होती तो हम भिन्न के रूप में इसको जोड़ लेते, लेकिन ये 0 है। 0 किसी संख्या में जुड़ने और घटने से उसका मान नहीं बदलता, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए 23/99 ही रहेगा, 23/99 ही रहेगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि पी बटा क्यू के रूप में है, तो एक परिमेय संख्या होगी। हमने आपको पहले ही ये बता चुके हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? 9/2 और 10.5, सॉरी 9/2 हम बोल रहे हैं, 9.2 और 10.5 के बीच आने वाली परिमेय संख्या कौन है इनमें से? तो देखिए 9.2 का मतलब क्या होता है? ऑप्शन सभी देखिए, सभी ऑप्शन में पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो हम इसको भी 2 अंक में कन्वर्ट करते हैं। पॉइंट के बाद 0 बढ़ाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो 10.5 को मतलब 10.50 कहा जाएगा। अब देखिए आप नए रंग रूप धारण करके आ जाइए। 9.15, ये जो पॉइंट के बाद 15 दिया गया है, ये पॉइंट 20 से छोटा होता है, ठीक सर। और 10.67 ये 10.50 से बड़ा हो जाएगा, और 9.08 ये 9.20 से छोटा है, 9.20 से छोटा। हालांकि हमको एक साथ में पॉइंट के बाद 20 नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं, हमको बोलना चाहिए 9.20, यानी कि 2 और 0। हाँ, लेकिन आपको समझाने के लिए जैसे भी बोलना पड़े सब सही है। 9.55 देखिए, इन दोनों के बीच में होगी कि नहीं होगी सर? क्योंकि 9.55 10.50 से पहले और 9.20 के बाद आएगा, इसीलिए बीच में कौन संख्या होगी? ये संख्या होगी। देखते हैं अगला प्रश्न, इसका ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है?
कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। कौन सी संख्या परिमेय नहीं है ये बताना है। नहीं शब्द का विशेष ध्यान रखना है। देखिए भैया, ये जो √3 दिया गया, √3 के अंदर 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, इस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो ये बन जाएगा 16 और 9 ये होगा 25। आप कहेंगे 25 का वर्गमूल होता है 5, 5 को नीचे 1 लिख देंगे तो ये बन जाएगी परिमेय संख्या। ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या, ये तो भैया परिमेय संख्या हो गई, इसको चेक नहीं करेंगे। अब आइए ये रहा, अब देखिए क्या रहा, ये 12.96 हम मानते हैं कि ये 1296 ही है, जो 12.96 है, 12.96 हम मान लेते कि ये 1296 है, तो इसका रूट क्या हो जाता है 1296, 36 का वर्ग है, तो इसीलिए इसका 36 आएगा। लेकिन पॉइंट है बीच में दो संख्याओं बाद, इसीलिए यहां पर इसमें एक संख्या बाद होगा, क्योंकि यदि इसका हम वर्ग करेंगे तो दो संख्या में बाद लगेगा, और यदि वर्गमूल निकाले तो दो संख्या का आधी संख्या में लगेगा। समझ गए ना। देखते हैं अगला, यहाँ 2 के बाद तो यहाँ 3, यहाँ 4 के बाद होता तो इधर 2 के बाद होता पॉइंट, तो ये 3.36, इसको भी बटा में 10 लिख के लिख सकते हैं पॉइंट हटा के, यह भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन आप यहाँ तीसरी संख्या को चेक कीजिए, √125, √125 को हम लोग लिख सकते हैं √25 गुणे 5, 25 गुणे 5, लेकिन 25 का वर्गमूल 5 होता है, √5 का हम लोग नहीं निकाल पाएंगे तो √5 कर देंगे। यहां हमको समस्या हो गई इसको p बटा q के रूप में लिखने से, क्योंकि 5 का हम एक्चुअल मान नहीं जानते, सही मान क्या है हम नहीं बता सकते पॉइंट के बाद, तो यही भैया क्या हो गई परिमेय संख्या नहीं है। बाकी √900 जो होता है, √900, रूट के अंदर 900, ये 30 का वर्गमूल हो जाता है, 30 इसका वर्गमूल, ये तो परिमेय संख्या है। तो भैया क्या है, ये √125, ये परिमेय संख्या नहीं बल्कि ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। ये परिमेय संख्या नहीं बल्कि यह एक अपरिमेय संख्या है। वो हमसे पूछा था कि परिमेय संख्या कौन नहीं है, तो यही नहीं थी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। फिर से वही बात, फिर से वही बदतमीजी, फिर से वही भैया हमसे प्रश्न। तो बताइए, क्यूब पूछ रहा है 1728, ये किसका क्यूब है, तृतीय मूल यानी कि क्यूब 1728, 1728 जो है ये किसका क्यूब होता है, ये 12 का होता है सर। तो ये भैया परिमेय संख्या, और पॉइंट के बाद हमको संख्या निर्धारण पता है कि कितनी संख्या है, तो हम उतना लिख के, जैसे कि ये 2 पॉइंट लिखा हुआ तो हम पॉइंट हटा के सीधा उतनी संख्या लिख के 48, 76, 27 और 28, 7, अब कितने हैं 2, 2 4, 2 6, 2 8, 9, नीचे 1 लिख के 9 जीरो बढ़ा देंगे, 1 लिख के 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6, ये हो गई परिमेय संख्या। इसी तरह ये भी सर, ये पाई बचा, इसका का ये अपरिमेय होता है क्या, हाँ बच्चा ये अपरिमेय संख्या होती है, ये परिमेय नहीं अपरिमेय। तो आप कहेंगे सर इसका तो मान 22/7 होता है, जो कि p बटा q के रूप में है। आप कहेंगे सर इसका मान 22/7 होता है, और जो कि ये p बटा q के रूप में है, फिर भी यह अपरिमेय संख्या है, क्यों। तो बच्चा हम आपको बताएंगे कि ये 22/7 जो मान दिया गया है, ये इसका सही मान नहीं है, ये इसके लगभग में मान है, उसके पास जो इसका एक्चुअल मान होता है उसके लगभग पास का मान है, कि लगभग इतना होगा। जैसे कि 5.99, क्या ये लगभग, और जीरो ले जाइए, क्या ये लगभग 6 के बराबर नहीं है। यही तरीके इसका रहा होगा कि ये लगभग 22/7 रहा होगा, लेकिन 22/7 एक्चुअल नहीं रहा होगा, इसीलिए इसका मान ये हम लोग ले लेते हैं। इसका रियल मान क्या होता है हम लोग नहीं जानते, इसका रियल मान पाई का क्या होता है हम लोग नहीं जानते, और पाई का मान जैसे कि 22/7 को ही आप ले लीजिए, इसको आप काटते जाएंगे तो कोई संख्या नहीं बनेगी।
इसका पॉइंट के बाद कितना मान होता है, 14 पॉइंट कहा जाता है, 3.14 पॉइंट, 3.14 और भी आगे नंबर होते हैं जो हम नहीं गिन सकते, इसीलिए इसको भैया पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, इसीलिए अपरिमेय संख्या है। समझ गए ना। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, फिर से वही बदतमीजी कि जो बार वाला प्रश्न था हमसे डायरेक्ट पूछ रहा है कि अब हम आपको हम ये नहीं बताएंगे, पॉइंट के पहले वाली संख्या को जोड़ के जितने पे बार ब्रैकेट है उसको लिख के जितनी संख्याओं पर बार ब्रैकेट है उतने उसके नीचे 9 उतार देंगे। यदि या भैया कोई संख्या होती तो हम भिन्न के रूप में जोड़ते एलसीएम लेके, लेकिन ये जीरो है, जीरो किसी भी संख्या में जोड़ने घटाने से उसका मान नहीं बदलता, यानी कि 125 बटा 999 होगा सही जवाब। कहां पर है, ऑप्शन सी में है। ऐसे ही आपको एग्जाम में यदि प्रश्न दिखता है तो आप क्या करेंगे, जीरो पॉइंट के बाद यदि डायरेक्ट बार वाली संख्या, बार ब्रैकेट वाली, तो सीधा वही संख्या लिख के उसके नीचे जितने पे लगा है 3 9 लगाकर उत्तर कर दीजिएगा, ऑप्शन सी। 125 था, 125 के नीचे 3 9 ऑप्शन हो जाता। देखते हैं अगला प्रश्न। ये देखिए क्या कहता है, कहता है 1/2, 1/2 प्लस √3 के हर का परमेय मान ज्ञात कीजिए। वो आपसे कंफ्यूज आ रहा है आपको, वो सीधा सीधा नहीं बता रहा कि इसका परमेयीकरण कीजिए। अगर परमेयीकरण कहता तो आप सीधा कर देते, वो परमेय हर का मान परमेय मान बताने को कह रहा है, वो आपको कंफ्यूज आना नहीं, वो आपसे कह रहा है इसका परमेयीकरण करें। परमेयीकरण हम आपको बता चुके हैं कैसे करा जाता है, जैसे कि ये जो लिखा है 2 प्लस √3 ये हम आपको बता चुके हैं। परमेयीकरण करने के लिए समान संख्या से ऊपर और नीचे गुणा। अब वो संख्या कौन होगी, वो संख्या साथियों यही जो नीचे लिखी है यही होगी, लेकिन निशान उसका बदला होगा। क्या होगा, निशान होगा माइनस में। अब फिर से आप वही प्रश्न करेंगे, सर हम देखिए मैथ में एक नियम है, यदि ऊपर और नीचे समान संख्या से गुणा भाग कर दिया जाए तो उसके मान में कोई बदलाव नहीं आता है। ये तो जानते होंगे, नहीं जानते तो जान जाइए। अब आप कहेंगे कि सर ऐसा करने से हमको फायदा क्या होगा, फायदा होगा बच्चा तभी तो बता रहे हैं। तो देखिए ये इसके साथ एक के साथ गुणा करने के बाद ज्यों का त्यों हो जाएगा √3, 2 माइनस √3। और ये देखिए एक सूत्र होता है, हम बता चुके हैं आगे आपको, a² माइनस b², a² यहां से समझिए a² माइनस b² बराबर क्या होता है, एक में a प्लस बी और एक में एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक में a प्लस बी, एक में। यहां पर देखिए नीचे ये वाले जो नीचे हैं वही चीज एक में एक बार जोड़ के एक बार प्लस करके, यानी कि यहां पर a² माइनस b² रख सकते हैं। तो a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो ठीक 2 का स्क्वायर रखा, ये रहा, माइनस √3 का स्क्वायर, माइनस √3 का स्क्वायर मतलब ये रहा। अब बराबर देखिए, बराबर में देखिए तो 2 माइनस 3 रूट दिया गया है, ये रहा। फिर 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा और स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये स्क्वायर से मतलब कि 3 बचेगा, 2 माइनस 3 रूट बचेगा, 2 माइनस 3 रूट बटा में 1, बटा में 1 ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, देखिए यहां पर ये दिया गया। अब आप ये कंफ्यूजन ना हो जाइए कि हर का मान 1 आया तो ऑप्शन ए लगा दें, ये गलत हो जाएगा, आपको ऑप्शन बी ही लगाना है। देखते हैं अगला प्रश्न ये रहा। क्या कहता है, कहता निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। तो देखिए परिमेय संख्या, क्या आप √2 में तृतीय मूल बता सकते हैं। सर हम इसका 2 मूल वर्गमूल तो बता नहीं सकते, इसका हम तृतीय मूल क्या बताएंगे, नहीं बता सकते। और आप कहेंगे सर ये जो 8 लिखा हुआ, 8 के ऊपर क्यूब का मतलब तृतीय मूल, तो ये होता है 2, ये होता है 2, क्योंकि इसमें इसको 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि 8 को लिख सकते हैं तृतीय मूल के अंतर्गत 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे। यहां पर देखिए तृतीय मूल निकालना तो इसीलिए 3 पेयर बनाएंगे, 3 के बदले 1 बाहर निकलेगा, इसीलिए इसका 2 हो गया। अब इसकी भी जानकारी हमको नहीं, हम पूरा नहीं निकाल पाएंगे, पूरा नहीं निकाल पाएंगे, ये भी यहां भी पूरा नहीं। तो परिमेय संख्या पूछा तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। इन सभी का एक्चुअल मान हम नहीं निकाल पाएंगे,
तो इसीलिए ऑप्शन बी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है? कौन सी संख्या परिमेय नहीं है? जब √64 लगाएंगे तो ये तो बराबर में आता है 8 सर, ये तो एकदम बच्चों वाला बात है, बच्चों वाली बात। और √64 के ऊपर तृतीय मूल हो तो सर ये कहेंगे 4 का क्यूब भी होता है, और ये 2 का क्यूब है, इसीलिए तृतीय मूल इसका 2 हो जाएगा। √8 को नहीं भैया हम निकाल सकते, ज्यादा से ज्यादा इसके साथ हम ये कर सकते हैं कि इसको 4 गुणे 2 के रूप में लिख के ये कर देंगे, और 2 का वर्गमूल होता है 4, तो 2√2। फिर भी 2 रूट वाली समस्या हो गई, ये 2 रूट भैया अपरिमेय संख्या को निर्देशित करता है। तो ऑप्शन डी जो है ये परिमेय संख्या नहीं बल्कि ये एक अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है सभी अपरिमेय संख्या कौन सी संख्या होती हैं? काल्पनिक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, वास्तविक संख्या। तो पूर्णांक तो हो नहीं सकता, पूर्णांक के लिए पूरा पूर्णांक, और पूर्ण संख्या होगी तो वो परिमेय हो जाएगी। काल्पनिक संख्या नहीं हो सकती, वास्तविक संख्या होगी। यदि काल्पनिक संख्या होती तो हमको दिखाई नहीं देती, हम उनका जोड़ घटाना नहीं कर पाते, केवल उनकी कल्पना ही कर सकते थे। समझ गए ना? ऑप्शन डी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। ये रहा साथियों, बहुत बार प्रश्न यह भी पूछा गया है ग्रुप डी में। कहता निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? अपरिमेय संख्या, तो देखिए √16 का मान 4 होता है, ये कौन नहीं जानता। और 8 का क्यूब है भैया 2, 8 जो है तृतीय मूल 2 था, क्योंकि 2 का भैया क्यूब होता है 8। इसको हम कई बार बता चुके, इसको यदि लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 गुणे 2, ये तृतीय मूल पता करना है, इसीलिए तृतीय मूल पता करना है, इसीलिए 3 पेयर बनाकर एक बाहर निकलेगा, इसीलिए 2 होता है। और एक के ऊपर चाहे जितनी पावर, चाहे जितना मूल निकालिए, उसका उत्तर एक ही होगा। अब कौन बच गया इन सभी के अलावा? 4 बच गया, ऑप्शन ए। 4 पर 4 का मूल हम मान नहीं बता सकते। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, ये रहा भैया, कहता नीचे दी गई संख्याओं में किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है? ये इसका वर्गमूल देखिए, एक बात हम और आपको बता देते हैं जो आपके काम आएगी। भैया किसी भी संख्या के लास्ट में सिंगल जीरो डबल जीरो की बात नहीं करें, सिंगल जीरो और 2 और 3, किसी संख्या के लास्ट में सिंगल जीरो 2 और 3 और 7 और 8 यदि आपको दिख जाए तो वो संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, वो संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो यहां पर आप देखिए सिंगल जीरो, ये कभी पूरा वर्ग नहीं बन सकता इसका। और यहाँ पर देखिए 2 है, ये भी नहीं बन सकता। और 544 में हालांकि लास्ट में नहीं, लेकिन ये किसी का वर्ग नहीं होता। 576 का वर्गमूल होता है 24, 24 जो कि एक परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए सही जवाब होगा। हमने ये बात बताई, ये बात आप लोग याद रखेंगे, सिंगल जीरो 2 3 7 8 यदि किसी संख्या के लास्ट में अंक है तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, मतलब कि उसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। समझ गए साथियों? आज की इस वीडियो में इतना ही, और यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको एक प्यारा सा लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और साथियों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर सके। इसका पीडीएफ आपको बताएं कहां मिलेगा? इसका पीडीएफ बच्चों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया होगा, वहां मिल जाएगा। और एक डायरेक्ट पीडीएफ लिंक दिया हो गया, वहां से आप डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों हमारी माने तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिएगा, वहां पर आपको 2025 की लेटेस्ट बुक का पीडीएफ एकदम फ्री में मिल जाएगा। तो साथियों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।